Nepal, the country that's on the edge, and now the Gen Z protest movement has proposed former Chief Justice Sushila Karki's name to serve as the country's interim Prime Minister. Remember, she's been the Secretary of the Supreme Court Bar Association. Now, this very decision comes nearly after a 4-hour virtual meeting where participants agreed that no youth with any ties to political party should take part in leadership discussion. However, some protesters also reached the Nepal Army's headquarters, rejecting Sushila Karki's name as the Prime Minister. Now remember, Karki, who has no political affiliation, was chosen for her neutrality and credibility that she offers. In fact, she is the former Chief Justice of the Supreme Court of Nepal and also the only woman to ever held that post in the country. Now, this very demand comes in the wake of the Gen Z-led anti-corruption protests that soon spiraled into violent demonstrations after a proposed social media ban. In fact, in this violence, at least 22 people were killed and thousands were injured as demonstrators clashed with security forces on Monday, setting fire to Parliament House, the President's office, the Prime Minister's office, and also the party headquarters and homes of senior leaders as well. So this is the latest we're getting in on the Nepal and how the unrest has been folding in the country. There is some discussion going on who is going to fill in the political vacuum that's now been left in the country after the Prime Minister, the whole cabinet and also the President resigned in the wake of these violent demonstrations. Who is going to fill the political vacuum? That's the crucial question to ask. Some of the members of the young protesters, they have proposed a name, but it remains to be seen whether or not there is consensus on that. Now, my colleague Vipin Chaubey is joining me from Kathmandu, Ground Zero. विपिन जी, हमें ये बताएं, इस समय जो नेगोशिएशंस हो रही है बिटवीन द आर्मी एंड बिटवीन द यंग प्रोटेस्टर्स, एक नाम प्रपोज किया गया था सुशीला कार्की जी का टू लीड द कंट्री, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस नाम पर कंसेंसस नहीं है, कोई और नाम क्या आगे आ सकता है और नेगोशिएशंस अभी तक कहां पहुंची हैं? देखिए, परसों जब ये पूरी हिंसा हुई है उसके बाद कल शाम को एक 4 बजे मीटिंग हुई, उसमें 5000 से ज़्यादा वो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था और बाकायदा इनको वर्चुअली जोड़ा गया था। इसके अलावा नेपाल के सेनाध्यक्ष, साथ ही राष्ट्रपति और बहुत सारे ऐसे जेनजीज के चेहरे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उसमें वोटिंग कराई गई और ये पाया गया कि सुशीला कार्की परफेक्ट फेस है इसके लिए, क्योंकि ये परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, ये एक अंतरिम सरकार है जो अभी नेपाल को लीड करेगी और इसके साथ साथ नेपाल को आगे चुनाव में कैसे लेकर जाना है, संसद को भंग करना है, एक निष्पक्ष चुनाव करना है और एक लंबी सरकार देनी है नेपाल को। उसके बाद उनका नाम प्रपोज किया गया और कल देर शाम बालेन शाह ने भी इस नाम को सपोर्ट किया है और बाकायदा उन्होंने अपील की है वोटर से कि ये एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, ये एक अंतरिम सरकार है और अंतरिम सरकार में सुशीला कार्की के नाम पर हम पूरी तरह से सहमत हैं। कुछ लोग, ये जरूर था इनका नाम प्रपोज होने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर और ऐसी कई जगहों पर जो यंग है, यूथ है, वो प्रोटेस्ट के लिए उतरे जरूर थे, लेकिन कर देर शाम लगभग चीजें को शॉर्ट आउट कर लिया गया है और सुशीला कार्की के नाम पर कंसेंसस बन गया है और यही वजह है कि आज काठमांडू में हालात थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त थामिल इलाके में हैं और आप देखिए कि सड़कों पर किस तरह से सेना की तैनाती है, आवाजाही पूरी तरह से खोल दी गई है, कर्फ्यू को हटा लिया गया है और लोग नियमित तौर पर जैसे अपना काम करते हैं वो कर रहे हैं। सामने आपको सेना का आता हुआ ट्रक नजर आएगा। तो पूरे नेपाल और काठमांडू की सुरक्षा का जिम्मा इस वक्त नेपाल आर्मी ने संभाल रखा है। कल से कोई वायलेंस की खबर नहीं है और कुछ लोग जो जमा होकर सुशीला कार्की के नाम का विरोध भी कर रहे थे, उनको बालेन शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके अपना सपोर्ट भी किया है और अपने सपोर्टर्स को ये कहा है कि वो अब सड़कों पर ना उतरें और इस पूरे मामले में सुशीला कार्की को सपोर्ट करें, क्योंकि सुशीला कार्की एक परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगी 5 साल के लिए, वो एक अंतरिम व्यवस्था है और अंतरिम व्यवस्था के लिए वो एक महिला है और चीफ जस्टिस रही हैं। ऐसे में उनका प्रोफाइल, उनका बैकग्राउंड अच्छा है। ऐसा लगता है कि अगर वो इस देश को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर अगर संभालती हैं तो देश निष्पक्ष चुनाव में जाएगा, संसद को भंग किया जाएगा और एक निष्पक्ष सरकार अगले 5 साल के लिए नेपाल में चुनी जा सकेगी। उसके लिए सुशीला कार्की के नाम पर किसी तरह का गतिरोध या अवरोध नहीं है। जी
बिल्कुल विपिन जी, जैसा कि आपने बताया, इस समय जो वायलेंस है वो नेपाल में सबसाइड हो गई है। प्रोटेस्टर्स दे हैव सम कंसेंसन ऑन सुशीला कार्कीज नेम। अब मुझे बताएं कि इस समय नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब एक नाम प्रपोज कर दिया गया है और एक इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म होना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप इस समय क्या होगा? देखिए, प्रधानमंत्री के नाम पर, अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर उनका प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद उनको शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद वो अपनी कैबिनेट का चुनाव करेंगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक को बुलाकर आगे कैसे चुनाव करवाया जाए उसकी रूपरेखा को तय किया जाएगा। इस संसद को भंग किया जाएगा। नेपाल में नई चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें हो सकता है बालेन शाह, जो कि एक निर्दलीय मेयर के रूप में जाने जाते हैं। काठमांडू में एक रैपर हैं, एक यूट्यूबर हैं, बहुत ज्यादा युवाओं में चर्चित है। और जब यह आंदोलन हो रहा था, पूरे नेपाल को जलाया जा रहा था, तो हर युवा यही कह रहा था कि हमें बालेन शाह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव में उतरना होगा और जिस पार्टी या जिस नेता या जिस चेहरे को अब नेपाल की जनता चुनेगी वो नेपाल का अगला प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इसमें कुछ महीनों का वक्त लगेगा। पूरी व्यवस्था को दोबारा से संभालना पड़ेगा, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को रीस्टोर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को फंक्शन कराना पड़ेगा और इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है।